भारतीय संविधान के कुछ तथ्यों से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव के तहत एक संविधान सभा बनाई गई थी। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल 389 सदस्यों में से 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए थे। सदस्यों में 15 महिलाएं, 26 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की वह रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसके तहत संविधान को आगे कार्य करना था। भारत को आजादी मिलते ही देश को चलाने के लिए संविधान बनाने की दिशा में कार्य शुरू हो गया। इस कड़ी में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने की। विश्व के अनेकों संविधानों को बारीकी से परखने के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति तथा राज्यों के लिए समिति आदि थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत कर लेने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति सम्मानीय प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी। इसे लिखने में 6 माह का समय लगा था। संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया था तथा संविधान की प्रस्तावना के पेज को सजाने का कार्य उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा ने किया था। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं का समावेश किया गया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर अभियोग। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया था। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई थी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्राविधान, मूल कर्तव्यों व प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इनका आदर्श लिया गया था। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए थे। भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर हम देखें
तो हमारे भारत का संविधान एक विस्तृत लेख है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक है। भारत का संविधान समाजवादी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। भारतीय संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार व कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वयस्क मताधिकार आदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत का संविधान अनेक स्रोतों से तैयार किया गया एक अनूठा प्रलेख है। इसमें इकहरी नागरिकता, आपातकालीन प्राविधान, लोक कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, लोक प्रभुसत्ता आदि का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक है। संविधान को प्रकट करने के लिए प्रायः एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारत के संविधान की भी एक प्रस्तावना है जो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य तथा दर्शन को प्रकट करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक नजर डालें तो उसमें जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन तीन शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है? भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो इन उपबंधों से असंगत है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब इसमें आप देखिए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, अर्थात राज्य सभी के लिए एक जैसा कानून बनाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है, अर्थात राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु सभी समान होंगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें सेना और विद्या की उपाधि को छोड़ के किसी प्रकार की उपाधि का अंत कर दिया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार वाक व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बनाने की, भारत में सर्वत्र संचरण की, भारत में कहीं भी निवास करने की, कोई जीविका, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अर्थात हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुति करनी होगी
और व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में ये व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात किसी मनुष्य की खरीद, बिक्री और बेकार का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम बालकों को कारखाने या जोखिम भरे स्थानों पर कार्य में नहीं लिया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 28 के अनुसार कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य विधि से पोषित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार उनको है। राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्था में प्रवेश में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 जो था यह संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। नंबर 6, सांविधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 तक में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 32 के अनुसार अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात बंदी की प्रार्थना पर न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को बंदी को निश्चित समय व स्थान पर उपस्थित होने के लिए आदेश दे सकता है। नंबर 2 है परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और इससे किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हों तो ये जारी किया जाता है। नंबर 3 है प्रतिषेध। जब कोई बड़ा न्यायालय निम्न न्यायालयों से कार्रवाई बंद करने का आदेश दे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी आज्ञा पत्र, जिससे शक्ति के दुरुपयोग से न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का भंग न किया सके। और 5वां है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करे जिसका उसे अधिकार न हो, तब उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 के अनुसार किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होने पर अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में इस भाग में जो बंद किए गए हैं उनको प्रभावी करने के विधान दिए गए हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो है वो 12 से अनुच्छेद 12 से जो 35 तक में दिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य क्या होगा, ये वही होगा जो भाग 3 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी
इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जब भी कानून बनाए तो वो इसका ध्यान रखे। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण का उचित बंटवारा, धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो, पुरुष व स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। अनुच्छेद 39 का के अनुसार समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार और अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 43 में श्रमजीवियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए प्रयास किया जाना और अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य के नीति निषेधक तत्वों में एक है। अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 का के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण और विकास, अनुच्छेद 49 के अनुसार ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की देखभाल, अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखना और अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये वो तत्व हैं जिनको राज्य अपने कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला है संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अर्थात समस्त नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और पालन करना। नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना। नंबर 4, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। नंबर 11, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अर्थात 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की भारत के संविधान के निर्माण, भारत के संविधान में प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।